नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड सेट वाले ही जो प्रबोध है, प्रबोध के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को हम करते हैं। लिखने का वे क्या रहेगा और इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चंस का वे क्या रहेगा, वे ऑफ राइटिंग हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट 6th क्वेश्चन है सेकंड मार्क्स का, वो क्या है, राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ एक्चुअली किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो जनरली देखो बेटा कि मैं कुछ केमिकल कंपाउंड्स को यदि मैं क्या करता हूँ, डिजोल्व करता हूँ। सपोज दैट ये एक सॉल्वेंट ले लिया मैंने। ठीक है, ये एक सॉल्वेंट हो गया। अब इस सॉल्वेंट में मैं क्या पुट करता हूँ, ये रॉड हो गया, मान लो ये रॉड। अब इस रॉड को मैं या तो प्लेटिनम का ले लेता हूँ, तो ये इलेक्ट्रोड है। इसको मैंने एक्चुअली अभी क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोड बोल दिया। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हम कनेक्ट कर सकते हैं या एक्सटर्नल सर्किट से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो भी मैं केमिकल डालूंगा बाहर से, ठीक है, या फिर यूज करूँगा, जो भी हम केमिकल यूज करेंगे, ठीक है, केमिकल कंपाउंड यूज करूँगा, तो वो केमिकल कंपाउंड को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये केमिकल कंपाउंड जो हुआ करते हैं, ये हो सकता है एसिड हो सकता है, ये हो सकता है बेटा बेस हो सकता है, या फिर ये हो सकता है क्या, सॉल्ट हो। एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या फिर सॉल्ट हो। ठीक है, तो ये एसिड बेस या सॉल्ट जो होगा वो AB के फॉर्म में यदि मैं कंसिडर करता हूँ, तो AB क्या होगा, ब्रेक होगा। अब AB ब्रेक होगा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा और क्या बनाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ कैटायन और इसको मैं क्या बोलता हूँ, एनायन। तो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इन्हीं को मैं बोलता हूँ बेटा इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोल दिया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बोल देता हूँ मैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये इलेक्ट्रोलाइट में ब्रेक होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होगी, गैल्वेनाइजेशन को छोड़ो, हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल को। ठीक है, थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल पर हम जाते हैं तो इसको हम बेटर वे में क्या समझ सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में देखो हम क्या करते हैं, ये 2 कंटेनर लिए हमने। ठीक है, अब ये 2 कंटेनर हो गया, एक कंटेनर ये हो गया, ये 2 कंटेनर हो गया। ठीक, अब इस 2 कंटेनर में क्या करते हैं, रॉड ले लिए, 2 रॉड ले लिए। ठीक है, अब ये रॉड जो होंगे वो डिफरेंट मेटल्स के होंगे, एक ज़्यादा रिएक्टिव और एक कम रिएक्टिव। तो गैल्वेनिक ने जो मेटल्स का यूज किया था, ठीक है, उनको हम रेफर करते हैं। सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि यार ये जो है वो जिंक रॉड हो गया, इसको मैंने क्या बोल दिया, जिंक रॉड हो गया, और ये हो गया अपना कॉपर रॉड हो गया। ठीक है, दोनों देखो डिफरेंट है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कैसा हो गया, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ क्या, एक्सटर्नल सर्किट से। ये एक्सटर्नल सर्किट से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो, अब मैं बात कर रहा हूँ कि जिंक का रॉड लिया तो इसमें क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करूँगा, है ना, वो क्या, सॉल्ट यूज कर लेता रहा हूँ मैं। कौन सा, सॉल्ट। अब सॉल्ट कौन सा यूज करें सर, तो जनरली गैल्वेनिक सेल में, है ना, जिस रॉड को हम यूज करते हैं उसी का हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यूज करते हैं ZnSO4, जिंक सल्फेट। ठीक है ना, जिंक सल्फेट। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम ये जाती है ना, कि इन्हीं में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब रॉड जो होगा इस सॉल्यूशन से रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा, यहीं PPT बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो इस रीज़न से यहाँ पर हम किसका यूज करिए, जिंक सल्फेट सॉल्ट का यूज कर लिया। तो ये किस में टूटेगा अपना, Zn+2 और SO4 डाइनेगेटिव। अब ये कॉपर रॉड है तो ये क्यूप्रिक सल्फेट होगा, तो Cu+2 और क्या होगा अपना SO4 डाइनेगेटिव। ये बात समझ में आई। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से जैसे ये बेटा ये SO4 डाइनेगेटिव जो है वो एसिड से आया है, H2SO4 से। ठीक है, तो इसमें ये जो जिंक रॉड जो होगा ये क्या होगा बेटा, अब ये जो जिंक रॉड जो होगा, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होगा, ये क्या होगा, लिबरेट होगा। लिबरेट होने का मतलब क्या है, यहाँ से जो एटम्स होंगे बेटा, इसके जो एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, तो जिंक जो होगा वो Zn+2 धीरे धीरे क्या यहाँ से आता जाएगा, किस में आता जाएगा, सॉल्यूशन में। तो यहाँ हो रहा है बेटा लिबरेशन, इसमें क्या हो रहा है, लिबरेशन। सुनो, यहाँ लिबरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जिंक जो है अपने मास के साथ आता है। ठीक है, तो इसका कुछ क्या होगा, वेट होगा, है ना, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आए,
2 इलेक्ट्रॉन्स, समझो बात को समझो, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, बाहर की तरफ मोशन कर रहे हैं। और यार इलेक्ट्रॉन्स बाहर मोशन कर रहे हैं मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट है। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। बात समझ में आई, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब इसमें जिंक, ये जो कॉपर रॉड जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी जैसी आएगी तो ये कैसे, इलेक्ट्रॉन्स पूरे इलेक्ट्रॉन से है ना फिल हो जाएगा। तो ये Cu+2 जो होगा वो अट्रैक्ट होगा किससे, कॉपर रॉड से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो कॉपर धीरे धीरे क्या होने लग गया, डिपॉजिट हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट। तो 2 प्रोसेस एक साथ चलेंगे, है ना, डिपोजिशन भी होगा और क्या होगा, लिबरेशन भी होगा। ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड यहाँ से हम बात करूँ तो ये अपना जो फैराडे ने एक लॉ दिया, फर्स्ट लॉ दिया। ठीक है, वो बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ लिबरेशन ऑफ क्या, मास ऑफ सब्सटेंस या फिर केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई, मतलब जितना ज़्यादा लिबरेट होगा या फिर जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा। अब मैंने लिबरेशन की बात की तो लिबरेट क्या हो रहा है, अभी जस्ट देखा था, जिंक Zn+2 लिबरेट हो रहा है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। डिपॉजिट हो रहा है ना, तो कितना डिपॉजिट हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब Cu+2 क्या हो रहा है बेटा, डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो ये जनरली क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज Q, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा ये समझ में आया किसका, फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, अब एनी सब्सटेंस का मतलब है ये कोई सा भी रॉड हो सकता है यार, मतलब किसी भी मेटल का हो सकता है। ठीक है, तो द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, है ना, मतलब कोई से भी इलेक्ट्रोड से वो क्या लिबरेट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। तो ये अपना क्या हो गया लॉ, इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो इसका जो अपना फर्स्ट लॉ था, ठीक है, उसको हमने क्या कर लिया, क्लियर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, है ना। तो ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये किया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसको अब मैं क्या करता हूँ बेटा, समझाने के लिए इतना मैंने तुम लोगों को समझाया। अभी ये इसको लिखना भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, एग्ज़ाम में कितना लिखोगे, ठीक है, उसको भी हम लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या था, राइट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना। तो आंसर देखो एग्जाम में कैसे लिख के आया करो, यहाँ से हम लिखेंगे सर आंसर नंबर 6, यहाँ लिखा मैंने आंसर नंबर 6, ये लिखा। ठीक है, अब इसमें हेडिंग डालेंगे बेटा, फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, इस तरीके से भी डालो, फैराडेज, ठीक है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये हमने ये मेंशन कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ तो थोड़ी सजावट के रूप में यदि बात करें तो ऐसे लाइन भी खींच दे तो तुम लोग, ताकि अंडरलाइन कर दोगे तो जनरली क्या हाईलाइट टाइप का हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें तुम चाहो तो इसमें लिखो कि स्टेटमेंट में लिखें कि इट स्टेट्स दैट। ठीक है, इतना हमने लिखा, इट स्टेट्स दैट। ठीक है ना। अब इसके बाद स्टेटमेंट लिख दो, जो भी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो रहा है, या तो डिपॉजिट हो रहा है या फिर लिबरेट हो रहा है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, ठीक है, और डिपॉजिटेड, ठीक है ना, एट एनी इलेक्ट्रोड, एट एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली proportional
है ना, टू द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड, कितना करंट उसमें से पास हो रहा है उसके क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट को हम किससे लिखेंगे बेटा, अमाउंट को W से मैं डिनोट करा, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, है ना, ये चार्ज, कितना चार्ज वो फ्लो हो रहा है। तो जनरली हम बात करें कि बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इक्वल टू Q/T होता है, तो Q इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, IT। तो यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये करंट के भी हो गए IT। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी हम रिमूव कर ही देते हैं। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा अपना प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब रिमूव करते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेके आएगा। ठीक है ना, तो वह मैं बोलता हूँ कि ये Z क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये हो गया भाई। ठीक है, इतना तो लिखना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तब जाके ये हमारा आंसर क्या होगा, बेस्ट हो गया। ठीक है, इसमें हम मैथमेटिकली भी इसे हमने लिख दिया। तुम लोग जनरली क्या करते हो, ओनली स्टेटमेंट लिख के आ जाते हो, बस हो गया। ठीक है ना, मगर यहाँ सुन लो बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है, मैं बोल रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की लैंग्वेज, फिजिक्स की लैंग्वेज क्या होती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जहाँ पॉसिबल है वहाँ क्या करो, है ना। जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज होती है केमिकल रिएक्शंस, तो वहाँ केमिकल रिएक्शन लिख के आया करो। ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज लिखना जरूरी है ना। अच्छा, हम सोचते हैं कि हमने तो पूरा करके आए और हमें मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, ओनली स्टेटमेंट्स लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसकी लैंग्वेज भी लिखो। ठीक है ना, ओके। तो ये अपना फर्स्ट लॉ हो गया, बात समझ में आ गई, है ना। अब इसमें देखो, राइट द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसको भी मैं समझाता हूँ, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज होता क्या, ठीक है, उसको समझते हैं, है ना। हमने अभी गैल्वेनिक सेल पढ़ा था। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल में क्या प्रॉब्लम क्या होती है, उस प्रॉब्लम को हम समझते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा उसको हम समझते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में ये 2 कंटेनर होते हैं भाई। ठीक है ना, ये गैल्वेनिक सेल में ये 2 कंटेनर हो गया। ठीक है, अभी जैसे तुम लोगों को बताया था कि एक में कौन सा रॉड होता विश्वजीत, ठीक है, इस वाले में जिंक हो गया। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या हो जाता अपना, ये कॉपर का रॉड, एक तरफ जिंक हो गया, दूसरा कॉपर का रॉड हो गया। और इसको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सर्किट से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा कनेक्टेड है किससे, एक एक्सटर्नल सर्किट से, इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि यार ये जिंक रॉड यदि है ना, तो जिंक रॉड को मैं किस में डिप कर रहा था, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, ये जिंक सल्फेट हो गया। ठीक है, ओके। और इसमें क्या हुआ करता था, CuSO4 क्यूप्रिक सल्फेट, ये अपना कॉपर रॉड हो गया। रॉड ना बोल के इनको मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रोड, क्या बोल दूंगा, इलेक्ट्रोड। तो अपने पास जिंक इलेक्ट्रोड हो गया और कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, अब सुनो, अब एक्चुअली इसमें क्या होता है बेटा, लिबरेशन। इसमें क्या होगा, लिबरेशन। अब इस लिबरेशन जब होगा तो वहाँ होगा बेटा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा किस में होता है, एनोड में होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, एनोड। अब यहाँ होगा डिपोजिशन, इसमें क्या होगा, डिपोजिशन। अब ये डिपोजिशन जब हो रहा बेटा, है ना, तो यहाँ होगा मतलब रिडक्शन, और जहाँ रिडक्शन होगा वो इलेक्ट्रोड कहलाएगा हमारा कैथोड। तो ये हो गया कैथोड। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हो क्या रहा बेटा कि ये जो अपना जिंक जो है ये लिबरेट हो के Zn, है ना, लिबरेट होता है, Zn+2 आयन आता है, किस में आ गया है, इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है। अब सुनो यार, Zn+2 जैसे जैसे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इसके नंबर में इंक्रीमेंट होगा, है ना, तो इधर से जिंक आना बंद हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या होने लग जाएगा, रिपल्सन, है ना। तो रिपल्सन होगा मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना क्या होगा, कम। ठीक है, सिमिलरली मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर Cu+2 आयन जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लगते हैं, डिपॉजिट। तो यहाँ SO4 नेगेटिव आयंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ SO4 डाई नेगेटिव आयंस बढ़ गया, और यहाँ पर कौन सा, Zn+2 आयन बढ़ गया।
समझे कि नहीं। तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरफ फ्लो होना बंद हो गया, ठीक है। तो ये जो सेल है बेटा वो काम करना क्या कर दिया इसने, बंद, समझे कि नहीं, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक यू शेप्ड ट्यूब का यूज कर रहा हूँ, है ना। इसमें मैंने यू शेप्ड ट्यूब यूज किया। अब ये यू शेप्ड ट्यूब एक्चुअली करेगा क्या, उसको समझते हैं, ठीक है। ये यू शेप्ड ट्यूब जो होता है, यहाँ इसके किनारे पर क्या करते हैं बेटा, अगार अगार जेल का यूज करते हैं। अब अगार अगार जेल का करता पूरे ये इलेक्ट्रोलाइट को एकदम से आने नहीं देता, है ना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहते हैं, इनर्ट सॉल्यूशन हुआ करता है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड यूज कर लिया, ठीक है ना, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। तो यहाँ से देखो K+ किधर आएगा, है ना। यहाँ पर SO4 डाई नेगेटिव ज़्यादा बढ़ गया तो K+ किधर आएगा, इस वाले पर, ठीक है, मतलब किस पर, कैथोड वाले, है ना, सॉल्यूशन पर। और Cl नेगेटिव किधर आएगा, जहाँ Zn+2 ज़्यादा बढ़ गया। तो ओवरऑल मिला के बेटा जहाँ पर Zn+2 बढ़ रहा था वहाँ पर Zn+2 को क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, न्यूट्रलिटी को बनाया जाएगा। मतलब हम बात करें कि ये मीडियम को क्या करता है बेटा, न्यूट्रल बनाता है। मीडियम को क्या बनाएगा, न्यूट्रल। तो कौन न्यूट्रल बनाएगा, अपना यू शेप्ड ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्ट ब्रिज। तो मीडियम को न्यूट्रल बनाता है। दूसरी बात देखो, अब यहाँ से देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, वो यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये टोटल मिला के देखो, है ना, ये पहले ओनली एक्सटर्नल सर्किट था बेटा, ये क्या था, एक्सटर्नल सर्किट। अब ये किसकी तरह वर्क कर लिया, ये इंटरनल सर्किट, है ना। तो ये इंटरनल सर्किट की तरह वर्क करता, तो मतलब ये सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट, है ना। तो दो फंक्शंस वैसे ही तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। पहला फंक्शन मैंने क्या बताया, ये मीडियम को कैसे बना देता, न्यूट्रल बना देता, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है बेटा, मीडियम को न्यूट्रल बनाता, न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या, सर्किट को कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, है ना। चलो तो इन्हीं को हम लिख देंगे, ठीक है। आई थिंक अब तुम इसको भूलोगे भी नहीं, ठीक है ना। तो पीयूष, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि यार सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली होता क्या है ना, तो तुम बोलोगे कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, यू शेप्ड ट्यूब, क्या बोलोगे, यू शेप्ड ट्यूब विच इज़ यूज्ड टू, है ना। अब किस यूज में आएगा, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन क्या लिखोगे, इट कंप्लीट्स, ठीक है, इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट कंप्लीट्स द सर्किट, है ना, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए, है ना, ये हेल्प करता है। दूसरा, ठीक है, और क्या करेगा, अभी बताया था, है ना। तो इट मेंटेन्स, ठीक है, इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी, है ना, इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को क्या करता है बेटा, ये मेंटेन करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, है ना। तो ये दोनों आंसर आई थिंक तुम लोगों को अब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। राइट द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। चलो इसके बाद है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ना, इसको भी हम समझते हैं, ठीक है। ओके, चलो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी की बात करता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी, देखो मैं बोल रहा हूँ कि यार सपोज दैट ये ए और बी के बीच में ये बॉन्ड प्रेजेंट है, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इस बॉन्ड को यहाँ से क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो इस ब्रेक करने के लिए अब मान लो ये जब बॉन्ड, देखो बेटा मैं उल्टा चलता हूँ, पहले मैं उल्टा चलता हूँ फिर तुम्हें मैं बताऊँगा, ठीक है। विश्वजीत ये एक एटम है, ठीक है, और ये दूसरा एटम है, दो एटम हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसका न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, मगर न्यूक्लियस सॉरी
इन इलेक्ट्रॉन्स को, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसका न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। मगर न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो दोनों प्रेजेंट है, रिपल्सन भी है और क्या है, अट्रैक्शन भी है। मगर इसमें क्या देखने को मिलता है कि शुरू में अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, ज़्यादा है। तो ये धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, और ये ओवरलैप करके क्या बना लेते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया। बात समझ में आ गई। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ। मगर होता क्या है, जैसे जैसे ये पास में आते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज। ठीक है, मान लो इसकी एनर्जी मैं बोलता हूँ कि यार 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 + 10 कितनी होनी चाहिए थी, 20। मगर जैसे ये पास में आते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। अब मान लो मैंने बोला कि यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बचा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हो गई, इसकी रिलीज हो गई। समझे कि नहीं, है ना। तो बेटा मैं चाहता हूँ कि ये दोनों अलग हो जाएं, तो वापस इसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वापस देनी पड़ेगी, है ना। तब ये बॉन्ड अगेन क्या होगा, ब्रेक होगा। समझे कि नहीं। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, है ना, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। तो यही हम बात करें बेटा कि मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ, वापस क्या करना चाहता हूँ, एक्टिवेट करना चाहता हूँ, उस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता हूँ। तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही क्या बोल दिया जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। समझे कि नहीं। ठीक है, अब सुनो, इसको मैं एक ग्राफिकली तो मैं बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि सपोज दैट ये एक ग्राफ है बेटा, है ना, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इससे शो कर रहा हूँ। ये एनर्जी का हो गया, ठीक है। और इस तरफ मैं बात कर रहा हूँ यार कि अपना ये टेम्परेचर हो, है ना, टेम्परेचर बोल दूँ, या फिर है ना रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट में एनर्जी से रिलेटेड हो गया। मान लो कि अभी जैसे मैंने बोला था कि ये 2 एटम है ना। अब 2 एटम की एनर्जी पहले इसकी 10 इसकी 10, तो ओवरऑल कितनी होनी चाहिए थी, 20। मगर अब है कितनी, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मान लो अभी मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतनी एनर्जी है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि यार ये इतनी एनर्जी इसको यदि मिल जाए तो बॉन्ड टूट जाएगा। समझ में आ गई। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे इसकी एनर्जी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, और यहाँ पर यदि इतनी एनर्जी अचीव यदि हो गई बेटा, है ना, यहाँ एनर्जी कितनी बोल रहा हूँ मैं, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही है। ठीक, अभी कितनी है यहाँ पर, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इतना इसको यदि मिल जाए तो बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इतनी एनर्जी को ही मैं क्या बोलता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी बोल देता हूँ बेटा। ठीक है ना। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अब बॉन्ड जब टूट जाएंगे बेटा, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, और कम एनर्जी हो जाएगी। तो जितनी कम एनर्जी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये स्टेबल। ठीक है, तो इतनी एनर्जी को मैं क्या बोल देता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसको मैं अब डिफाइन यदि करूँ तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूँगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू द ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो देखो इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसको लिखता मैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to break down of bonds of any chemical compound is called एक्टिवेशन एनर्जी। इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी को बेटा, है ना, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है ना। तो ये टेम्परेचर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक, तो ये रेट कांस्टेंट से इसका रिलेशन क्या होगा, जैसे 2.303। ठीक है ना। के इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 2.303 अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाता है, ये टाइम। ठीक है, और ये होगा लॉग, है ना, और इधर क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन। ठीक है,
है ना, तो ये अपना केस है ना, ये टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, तो ये तो टाइम वाला हो गया, मगर मुझे रिलेशन कौन सा देना बेटा, ठीक है, टेम्परेचर वाला। ठीक, तो टेम्परेचर वाला यदि मैं इसको रिलेट करूं, है ना, तो टेम्परेचर के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट आएगा कोलिजन थ्योरी वाला, ठीक है, या फिर इसमें देखो हम यूज करें अरेनियस इक्वेशन का, ठीक है, कौन सा, अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस इक्वेशन में क्या यूज करते हैं हम, K इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाता है बेटा। ठीक है, अब इसको मैं यदि यूज सॉल्व करूं, है ना, इसको फाइनली यदि मैं यूज करूं तो लॉग के टर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, तो ये होगा लॉग के, है ना, जैसे मैंने इसको देखो जनरली तो इतना छोड़ सकते हो, मगर इसको मैं यदि लूँ सॉल्व करूँ तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, बोथ साइड, तो ये हो जाएगा बेटा लॉग के। ठीक है, अब देखो लॉग A इंटू बी यदि है बेटा तो हो जाता वो लॉग A प्लस लॉग B, इस तरीके से। तो इसका हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा लॉग के, सॉरी लॉग A प्लस लॉग E टू द पावर क्या होगा माइनस EA अपॉन RT, ये आ जाएगा। अब ये देखो इसमें क्या होता है, ये जो अपना पावर जो होता है बेटा लॉग में, जैसे लॉग x टू द पावर m यदि है तो m क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। ठीक है, तो इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा लॉग A पावर आ जाएगा आगे माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, और लॉग E की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, फिक्स रहती है, कितनी, 1 हो जाती है। ठीक है ना, तो लॉग के, तो अपना क्या होगा लॉग A माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, तो मतलब ये फाइनली हम इसको इतने को लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला लॉग के इक्वल टू लॉग A माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से तुम ओनली इतना लिखना चाहते हो, ठीक है, तो इतना ही लिखो, कौन सा वाला, इतना वाला, ये फॉर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा अरेनियस इक्वेशन, है ना। अच्छा तुम लोगों को मैं बता दूं कि ओनली इतना सा जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इतना सा 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, क्या पूछ लेते हैं कि अरेनियस इक्वेशन लिखो, अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर वेयर EA क्या हो जाएगा बेटा अपना एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, EA को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, आया ना विश्वजीत। चलो देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन अपना एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। इसके बाद क्या, राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ K फॉर 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखो तुम लोगों को मैं एक फार्मूला लिखवाता हूँ यार। ठीक है, रेट कांस्टेंट का हमें क्या निकालना, SI यूनिट। ठीक है, रेट कांस्टेंट के लिए SI यूनिट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे बेटा मोल पर लीटर टू द पावर कितना, 1 माइनस n, और ये पर सेकेंड। ठीक है, ये एक फॉर्म यूज करो। ठीक है, अब सुनो, मैं यदि तुमसे बोलूं कि मेरे पास है 0 ऑर्डर, ठीक है ना, पहले मैं लिख रहा हूँ किसके लिए, 0 ऑर्डर। अब 0 ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ऑर्डर के लिए ऑब्वियसली कितना, 0। तो यहाँ पर SI यूनिट यदि मैं निकालता हूँ किसके लिए, रेट कांस्टेंट के लिए, है ना, SI यूनिट निकालना, तो ये K इक्वल टू यहाँ रख दो अपने पास कितना, ये मोल, है ना, ये अपॉन में पर लीटर, और क्या होगा 1 माइनस 0, और क्या होगा ये पर सेकेंड, है ना, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1, तो ये मोल अपॉन में लीटर, और ये पर सेकेंड। तो अब क्या लिख दूँ इसके लिए बेटा, अपना मोल, है ना, पर लीटर, और ये पर सेकेंड। ठीक है, ये किसके लिए है, अपना 0 ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है बेटा कि हम क्या किसके लिए निकालें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए यदि मैं निकालता हूँ तो n इक्वल टू हो जाता है कितना, 1।
n इक्वल टू 1 तो यहाँ हम लिखेंगे SI यूनिट, ठीक है। तो SI यूनिट अगेन क्या होगा फार्मूला, K इक्वल टू कितना मोल अपन में क्या लीटर, और इधर क्या आएगा 1 माइनस n था तो 1 माइनस कितना 1, n के प्लेस में कितना आएगा 1। अब देखो 1 माइनस 0 कितना हो जाता है बेटा 0, तो मोल अपॉन में लीटर और ये 0 और ये पर सेकंड। अब किसी की भी पावर यदि कितनी हो जाए 0 हो जाए तो वो कितना हो जाता है 1, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा पर सेकंड। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए, तो सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, है ना। तो यहाँ से हमारे पास रेट कांस्टेंट के लिए यदि मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा मोल, ये पर लीटर और ये क्या होगा 1 माइनस कितना -2, ठीक है, और ये पर सेकंड, ठीक। तो इसमें इसके बाद हम यदि इसको लिखें बेटा तो ये हो जाएगा हमारा मोल, है ना, अपॉन में पर लीटर, यहाँ क्या होगा -1 और ये पर सेकंड, ठीक है। ओके, अब ये L ऊपर यदि जाता है तो ये होगा मोल, ठीक है, ये पर लीटर और ये -1 और पर सेकंड। देखो अब जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये पर मोल और ये लीटर और क्या होगा ये पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा SI यूनिट, किसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए। कोई दिक्कत है ना। तो ये हमने देख लिया क्या सेकंड ऑर्डर के लिए हो गया हमारा क्या SI यूनिट, ठीक है। तो भाई वापस इसमें हम चलते हैं, तुम लोगों को मैंने कराया है ना कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी भी हो गया, SI यूनिट भी हो गया, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं ट्रांजिशन मेटल पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं बेटा, ठीक है, ये क्या बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसका रीज़न क्या है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स की बात हो गई, तो ट्रांजिशन मेटल में क्या होते हैं, एक तो क्या अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा बेटा कोऑर्डिनेट से बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होगा, ठीक है ना। ओके सुनो, तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल्स, सुनो बेटा ट्रांजिशन मेटल्स, है ना, हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 और ns 0 to 2, ठीक है, ये हो सकता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या, दैट मीन्स they have partially filled d orbitals which allow to form coordinate bonds by accepting lone pair of electrons from ligands ये क्या करते हैं बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और क्या बना लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एंड आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, है ना, ड्यू टू स्मॉल साइज देन एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इतना लिख देंगे भाई एस ब्लॉक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में।
है ना, कैसे होते हैं, ये छोटे हुआ करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल ले लो, यहाँ से ले लेता हूँ मैं K2FeCN ऑल 6, ठीक है, ये हो गया, है ना। तो इसमें तुम इसको ऐसे शो कर सकते हो आंसर यदि अच्छा बनाना है, ठीक है। वैसे तो 2 मार्क्स के लिए इतना सफिशेंट हो गया, यदि 3 मार्क्स यदि होता तो मैं इसमें क्या करता, इंक्लूड करता, ठीक है। इसमें बॉन्ड कैसे, वो जनरली क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इसमें शो कर देता, मगर 2 मार्क्स के लिए इतना सफिशेंट है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है भाई कि ये जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, वो एलॉय फॉर्म करते हैं, ठीक है। एलॉय होता क्या, एलॉय पता है बेटा एलॉय क्या हुआ करता, एलॉय, हाँ योगेश एलॉय जानता, अच्छा ये बता, पीतल है ना, ब्रास क्या है, एलॉय है ना। कासा जानते हो, ब्रास है ना, ठीक है, वो भी क्या एलॉय है, मतलब मिक्सचर होता है बेटा, ठीक है। जैसे 2 मेटल्स का मिक्सचर, 2 मेटल्स का क्या मिक्सचर क्या कहलाता, एलॉय कहलाता, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि यार मिक्सचर किस तरीके का मिक्सचर कैसे होगा, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है कि जिन एलिमेंट्स को हम मिक्स कर रहे हैं उनका साइज अप्रॉक्सीमेटली कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए। जैसे कॉपर और जिंक का लगभग कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। तो सेम साइज होने के कारण वो इजीली क्या एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्सड हो जाते हैं, है ना। थोड़ा ध्यान दो, मैं बोलूँ फुटबॉल और जैसे वो टेनिस बॉल, उन दोनों का कोई मेल है क्या, नहीं ना, साइज में काफ़ी छोटे होंगे। अब मैं तुमसे बोलूँ कि दोनों को है ना क्या करो, अरेंज कर दो एक जगह पर, है ना, ठीक है, तो वो इतने बेटर वे में अरेंज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मगर मैं बोलूँ कि यार 2 फुटबॉल हैं, ठीक है ना, एक का कलर वाइट है और दूसरे का ब्लैक है, तो कलर में ही तो चेंज है भाई, साइज तो सेम है ना, तो उनको रखना आसान है कि नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही इनमें हुआ करता है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हुआ करते हैं ना, ठीक है, इनका साइज अप्रॉक्सीमेटली कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। तो सेम साइज होने के कारण, ठीक है, ये इजीली क्या होते हैं, है ना, बॉन्ड बनाने में कैपेबल हुआ करते हैं, समझे कि नहीं, क्लियर हुआ, ओके। चलो तो इसमें आंसर भी वही करूँगा बेटा मैं, ठीक। मैं बोलूँगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मैं यहाँ लिखता हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कैपेबल to form alloy due to approximately same size, approximately same size of atoms and have greatest tendency to form covalent bond with metallic bond, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, ठीक है, ओके। तो एक ये रीजन मैंने बता दिया। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना। तो योगेश एक बार में समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, नींद आ रही तुझे तो स्क्रीन में ऐसा ही होता है भाई, स्क्रीन में देखो, स्क्रीन में लगातार जब देखते हैं ना तो लॉन्ग टाइम पीरियड में फैटिकनेस बहुत जल्दी महसूस होने लगती है ना, एनर्जी जल्दी लूज हुआ करती है, ठीक है। तो ये देखो बेटा, है ना, मैंने 6 देखो, हाँ अच्छा, कल तुम्हारे कार्यक्रम की वजह से भी हो गया। उधर तुम लौटे कितने बजे,
12 बजे आप घर ही पहुँचे होंगे तुम, है ना? कितने बजे पहुँचे घर? 12 बजे पहुँचे। तो नींद आई नहीं होगी ना? एक आध घंटे या 2 घंटे तो नींद ही नहीं आई होगी, तो 6 घंटे की नींद ही कहाँ हुई तुम लोगों की? चलो अच्छा, इतने क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, कर दो।